हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोइस पॉइंट। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का आपने फार्म भरा हुआ। काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट थी उसमें, जैसे कि सहायक चकबंदी अधिकारी और सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर और एक दो पोस्ट और भी थी। सभी अच्छी पोस्ट हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। और आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी ने कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं बताया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हल कराऊंगा, उसके बाद हम मॉडल पेपर देखेंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप बिल्कुल ठीक से देखिए। और सबसे पहले मैंने देखी यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर सेकंड 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं आपको जनरल साइंस का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर इनकी जानकारी है, जो तत्व हैं, ये जो कंपाउंड है, अगर आपको इनकी जानकारी है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे कि आपको पता है इनमें से किसी एक कंपाउंड के बारे में कि ये ठोस है, बाकी तीन के बारे में अगर जानकारी नहीं भी है तब भी आप उसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें अगर ये पता है कि कौन सा ठोस है तो बाकी तीन के बारे में जानकारी नहीं भी है तब भी आप उसका आंसर लगा सकते हो। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3I। ठीक है, CH3I। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3Cl। तो आइडोफॉर्म ठोस होता है और येलो कलर का अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, और जो पहला ऑप्शन था ये क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ये कलरलेस मतलब रंगहीन होता है और लिक्विड होता है। इसकी खोज सैमुअल गुथरी ने की थी। ठीक है, इतना कोई ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं, अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसकी खोज सैमुअल गुथरी ने की थी। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दे रखा है इथाइल एल्कोहल। देखिए, इसका प्रयोग शराब में भी किया जाता है और हवाई जहाज़ के ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी है ईथर। ये भी कलरलेस लिक्विड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आपका रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब थोड़ी सी गर्मी आने पर अगर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है तो ये गैस में बदल जाता है। तो इसमें केवल एक ही कंपाउंड ऐसा है जो ठोस है इसका, और ये है ऑप्शन बी, आइडोफॉर्म। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं तरंग दैर्घ्य होता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फ्रीक्वेंसी घटती बढ़ती कैसे है। तो यहाँ देखिए, ये फ़ोटो है एक, इसमें देखिए ये रे हैं और ये वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में है। ये देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा ये बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, कोई भी वेव इस तरीके से चलती है तो एक साइकिल की जो दूरी होती है इस टाइप की, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होती है वेवलेंथ। ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम वेवलेंथ। तो यहाँ देखिए, ये जो तो इस तरीके से चल रही है, मतलब वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में है ये। और ये क्रम इनका ये है, सबसे पहले है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, फिर ये विजिबल कलर जो हमें दिखाई देते हैं वो कलर हैं। सबसे पहले वॉयलेट है और सबसे लास्ट में है रेड कलर, और इसके बाद आता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो। तो इस टाइप से ये हैं। तो इसका क्रम आप याद कर लीजिए, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और वेवलेंथ मीटर में यहाँ पर दे रखी हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट मतलब वो एक सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, जिस भी मात्रक में हम मान रहे हैं उसे, उसमें एक, या अगर हम कहें एक सेकंड में, तो एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे कर लेती है वो वेव, वो फ्रीक्वेंसी होती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 साइकिल अगर पूरे कर लिए उसने तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5। और एक साइकिल का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक चक्कर लगाने में, मतलब अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ तक आने में, मतलब ऐसे ऐसे एक सेकंड में कितने चक्कर लगा देगी, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर लीजिए। ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में है, जिसे हिंदी में हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और ये जो क्रम है वो है इंक्रीजिंग एनर्जी, इधर को एनर्जी बढ़ रही है और इधर को वेवलेंथ बढ़ रही है। तो सवाल में पूछा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है,
तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडियो तरंग है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। और बाकी फ़ोटो से आपको समझ में आ ही रहा है। कोई दूसरा भी अगर ऑप्शन होता, किसी दूसरे तरीके से अगर सवाल पूछ लेते कि सबसे कम किसकी होती है या सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, तो अगर आपके फ़ोटो दिमाग में है वाला जो मैंने आपको दिखाया था अभी, तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूले पता होना चाहिए, और बाकी तरीका वही है जो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था। तो अगर आपको सुपर फास्फेट ऑफ लाइम इसका फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लगा सकते हो। इसका सही आंसर यही है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। इसका फॉर्मूला CaH2PO4 होता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सब में नाइट्रोजन होती है। और बाकी देखिए अमोनियम में नाइट्रोजन तो होती है, कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन होती है, यूरिया का तो आपको पता ही है, NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है तो होता ही है उसमें। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पानी में नमक मिला देते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ जाता है, 0 से भी नीचे आ जाता है। तो नमक मिलाने पर हिमांक क्या होता है? घटता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्वथनांक, वो बढ़ता है। तो आप ये याद रखिए, नमक पानी में मिलाने से पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल है पाँचवा, कैलामाइन निम्न में से किसका एक अयस्क है? ठीक है, अयस्क की मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, वो देख लीजिए आप। तो इसका सही आंसर है जिंक, जस्ता। ठीक है, जिंक को हिंदी में हम जस्ता कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। और बाकी भी आपको सबके अयस्क पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम होता है जनरल साइंस के, अगर उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अयस्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू में टीन है, इसका अयस्क होता है कैसिटेराइट। और यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट, ये सब इसके अयस्क होते हैं। और जिंक का मैंने आपको बता दिया, कॉपर का क्या होता है? क्यूपराइट, एजोराइट, तो ये सब इसके अयस्क होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए छठा क्वेश्चन है, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? मतलब किस माध्यम में वो नहीं चल सकती? तो 4 ऑप्शन इसके हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में, वैक्यूम में। वैक्यूम में ध्वनि नहीं चलती। देखिए ध्वनि चलती कैसे है? ध्वनि छोटे छोटे पार्टिकल से चलती है। ये पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं। पार्टिकल वाइब्रेट होने के लिए पार्टिकल तो होनी चाहिए, निर्वात में कोई पार्टिकल, कोई कण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए, हवा में जिसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर होते हैं उसमें सबसे कम चलती है ध्वनि। इससे ज़्यादा तेज़ स्पीड से पानी में चलती है, क्योंकि इसमें और पास में आते हैं उसके कण। और इससे ज़्यादा तेज़ स्पीड से इस्पात में चलती है। ठीक है, तो सबसे कम इसमें, इससे ज़्यादा पानी में, इससे ज़्यादा इस्पात में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? देखिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इन सभी विटामिन्स के आपको रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए। एक आगे क्वेश्चन है रासायनिक नाम से संबंधित, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये याद करेंगे। इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर विटामिन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। देखिए पेड़ काटने के बाद उसमें छल्ले दिखाई देते हैं गोल गोल, इससे उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नवा क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो किस अभिक्रिया द्वारा होती है? इसका सही आंसर है, सभी को पता होगा वैसे तो, ये ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। तो इसकी समीकरण आपको याद होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, ये लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2,
ठीक है, ये 3 कंपाउंड इसमें निकलते हैं। इसका आंसर बी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, तना। हल्दी जो होता है वो तना होता है। पेड़ में सबसे नीचे जड़ होती है, उसके ऊपर तना, उसके ऊपर जो डालियाँ, पत्ते, फूल वगैरह होते हैं वो होते हैं। जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर भागती हैं, और जो तना होता है वो गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में भागता है, ऊपर की ओर भागता है। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इसमें कौन सा इसका आंसर है? इसका आंसर सी है, क्रोमियम। रक्त में नहीं पाया जाता, ब्लड में नहीं पाया जाता है क्रोमियम। अब ब्लड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं आपको यही पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध मतलब मिल्क द्वारा फैलती है? तो कौन सी मिल्क द्वारा फैलती है, इनमें से कौन सी बीमारी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षय रोग। क्षय रोग दूध द्वारा फैलता है एक से दूसरे में। इसे टीबी भी कहते हैं। टीबी का नाम आपने सुना होगा, इंग्लिश में हम इसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंगी प्रचुर स्रोत है, नारंगी से हम क्या ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं? तो आपने सुना होगा खट्टे पदार्थों में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, तो नारंगी खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी ज़्यादा पाई जाती है, तो विटामिन का ये प्रचुर स्रोत है कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? देखिए, इसकी याद करने की ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो ओरली मैं आपको बता रहा हूँ, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन या थॉमसन, पे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड। इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने इसका नामकरण कर दिया था, तो दोनों को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, तो ने से न्यूटन और चे से चैडविक। इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, इसे हम थॉमसन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। ठीक है, तो चालक के माध्यम में प्रवाहित धारा, धारा मतलब आई जो होती है वो करंट। तो आपने इसके लिए ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम होता है बी बराबर आई आर। बी विभवांतर होता है इसमें, आई करंट होती है और आर रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध। तो बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो इसमें पूछा है आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो वो किसके हो गया? बी के, मतलब विभवांतर के। तो इसका पहला ही आंसर सही है, ऑप्शन ए, विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याज की विशेष महक किस कारण होती है? प्याज और लहसुन की महक जो होती है वो सल्फर यौगिक के कारण होती है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार जनरल साइंस के पेपर में ये पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में होता क्या है, मतलब वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है, मतलब वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब इसमें जो तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। खाने का सोडा का नाम आपने सुना होगा, खाने का सोडा, तो ये वही है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, NaHCO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में ऑप्शन ए, प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन उड़ सकता है? तो 4 पक्षियों के नाम ये हैं, इनमें से आप बताइए कौन सा पक्षी उड़ सकता है। देखिए, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, आपको पता होगा, एमू नहीं उड़ सकता, पेंगुइन नहीं उड़ सकता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल ऐसा पक्षी होता है जो नहीं उड़ सकता, फोटो में देख रहे होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा, और मैंने पिछली वीडियोज़ में कई बार बताया है। इसका ऑप्शन सी सही है, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है, घटता है, ना बढ़ता है और ना घटता, क्या इसका आंसर है? तो देखिए, जब जंग लगती है लोहे में
तो उसका वजन बढ़ जाता है। देखिए लोहे का नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है। अब ऑक्सीकरण के बाद जो कंपाउंड बनता है वो उसी के ऊपर ही तो लगता है जंग के रूप में, तो उसका वजन बढ़ेगा, वो हट तो जाता नहीं है, तो हम कह सकते हैं उसका वजन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है वो कौन सा विटामिन होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश होता है, ठीक है, की खोज किसने की थी। परमाणु में 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं रहता इन पर। ठीक है, इसमें पूछा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको अभी इसकी, ईंट पर नाच। ठीक है, नाच में न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, तो जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्रीज में शीतलक होता है, तो इस समय जो फ्रीज होते हैं उनमें शीतलक होता है फ्रियोन। ठीक है, फ्रीज के पीछे आपने तांबे का पाइप देखा होगा, उस पाइप के अंदर फ्रियोन भरा होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए सभी विटामिन के आपको नाम पता होना चाहिए, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद करिए, एक लाइन याद कर लीजिए, अरे बात सही है डीके ईंटा काफ़ी है। ये याद होना चाहिए आपको। इसमें 2 जगह जो है आया है ये साइलेंट है, इनका इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ए से विटामिन ए, रे से रेटिनॉल, बी से विटामिन बी, ता से थाइमीन, से विटामिन सी, ई से स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसे, है साइलेंट है। डी से विटामिन डी, के से कैल्सीफेरोल, ई से विटामिन ई और टा से टोकोफेरोल, के से विटामिन के, फा से फिलिक्यूनोन। तो इस तरीके से मैंने आपको ओरली बता दिए हैं, इस तरीके से आप इन विटामिन के रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम, तो B2 का रासायनिक नाम आप याद कर लीजिए, इसका होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगर नॉर्मली केवल ABCD ऐसे आ जाता है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग से अगर आता है तो ये आपको पता होना चाहिए इसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, और विटामिन B2 हरी सब्जियों से ज़्यादा मिलता है हमें। अगर विटामिन B2 की कमी है तो आप हरी सब्जी ज़्यादा खाइए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और UPSSC का जो एग्ज़ाम आने वाला है 2019 का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस आपको अभी मिला नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस इसका बताया नहीं है। तो सिलेबस का पता आप प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए तो ये 2017 में जो UPSSC का एग्ज़ाम हुआ था उसका जनरल साइंस का सॉल्यूशन था, जो कि 2019 UPSSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो UPSSC का एग्ज़ाम देंगे उन फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए, अपने भाई बहन को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।